Hello everyone, myself Sakshi Tiwari, a technical instructor at TechnoBrilliant Learning Solutions. Our today's agenda is that we will see on the topic of resume and cover letters. Okay, resume and cover letters are noticed everywhere. When you go for the interview or you go under the hiring process, resumes are the most important part that makes you get hired. Okay, crafting targeted applications with impact means what you need to design your resume and cover letter in such a way that you might get hired. Okay, so let's see what resumes should be what the means what is the main impact of resume, why resumes are important, why cover letters are important, what should be included in resume, what should we don't include in resume. We'll see everything in this presentation. Okay, next, what makes a powerful resume means after ऐसा क्या हमने ऐड करना चाहिए जिससे हमारा रिज्यूम पावरफुल बनेगा, हमने ऐसा क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए जिससे हमारे हायरिंग के चांसेस लो हो जाएंगे. हम लोग ये सब देखते हैं इसमें. फर्स्ट थिंग इज दैट हाईलाइट की अचीवमेंट नॉट जस्ट ड्यूटीज. आपने क्या किया है बस इतना ही हाईलाइट ना करते हुए आपने आपके की अचीवमेंट, आपने क्या अचीव किया है वो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. फोकस ऑन क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट. आपने क्या जॉब किया है, आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल की है, इसको कम फोकस करते हुए आपने आपके रिजल्ट्स को, आपके अचीवमेंट्स को ज्यादा फोकस देना चाहिए जब आप आपका रिज्यूम बिल्ड करते हो. नेक्स्ट इज दैट यूज इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स. आपने पहले रोल को समझना चाहिए कि आप किस रोल के लिए हायर हो रहे हो, किस रोल के लिए जा रहे हो और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. आपने उस उनके टारगेटेड रोल के हिसाब से आपका रिज्यूम अलाइन करना चाहिए. नेक्स्ट इज अवॉइड जेनेरिक और ओवरयूज्ड फ्रेज. जेनेरिक और ओवरयूज्ड फ्रेज मतलब क्या कि आपने मतलब वो जो बज़ वर्ड्स होते हैं ना, टीम प्लेयर, हार्ड वर्कर, ये जो बज़ वर्ड्स है जो एकदम जेनेरिक कॉमन है, जो हमेशा यूज होते हैं, देखने के बाद ऐसा डिसअपॉइंट हो जाता है, ये सब वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए. उसके जगह ही आप अच्छे कोई वर्ड्स यूज करके, कुछ पावरफुल मीनिंग वाले वर्ड्स यूज करके हम वो रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं. हमें ओवर यूज्ड फ्रेजेस को अवॉइड करना है. नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्लूड्स ओनली रिसेंट एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस. आपका रिसेंट और रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही आपने इंक्लूड करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा काम किया है तो सभी इंक्लूड कर दो, नहीं. जो वो रोल के लिए टारगेट हो रहा है, जो वो रोल के लिए अप्लीकेबल हो रहा है, आपने वही एक्सपीरियंस, उसी रिलेटेड एक्सपीरियंस मैच होते हुए वही आपके रिज्यूम में इंक्लूड करना चाहिए. नेक्स्ट, प्रोफेशनल फॉन्ट एंड लेआउट. आपका जो फॉन्ट होना चाहिए वो एकदम नीट, क्लीन और मॉडर्न फॉन्ट होना चाहिए. प्लेंटी ऑफ वाइट स्पेसेस नहीं होना चाहिए. आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, एकदम गुड लुकिंग. मतलब यहाँ कोई जगह ज्यादा स्पेस, कोई जगह एकदम बहुत सारा कंटेंट, कोई जगह स्पेस ही नहीं, ऐसा नहीं. आपका जो रिज्यूम होना चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल वे में डिजाइन होना चाहिए. ओवर आउट द रिज्यूम आपको एक ही फॉन्ट यूज करना चाहिए फॉर योर गुड रिज्यूमे. नेक्स्ट इज नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स. आपके रिज्यूम में स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. आपने केयरफुली रिज्यूम को ऐसा डिजाइन करना चाहिए, या फिर आपने ग्रामरली टूल्स यूज करके, या फिर जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होते हैं, ऐसे कोई टूल्स यूज करके आपका रिज्यूम बिल्ड करना चाहिए. नेक्स्ट, शोज करियर प्रोफेशन और ग्रोथ. आपका करियर प्रोफेशन, जो आपकी ग्रोथ है, वो आपने ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए आपके रिज्यूम में. नेक्स्ट, इंक्लूड्स सर्टिफिकेशंस और रिलेवेंट ट्रेनिंग. आपके रिज्यूम में आपका सर्टिफिकेशन, मतलब आपने जो भी आपके
जो भी क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशन किए हैं वो सर्टिफिकेशन आपने ऐड करना चाहिए, या फिर आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपका कुछ प्रमोशन हुआ है, वो आपने उसमें हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज सर्टिफिकेशन प्लेस अ मेन रोल व्हेन यू गेट हायर्ड or even if you are experienced. Okay, so you should include it in your resume for your better growth or better hiring. Next, has a strong clear headline or branding statement. कैसे होना चाहिए? हेडलाइन क्लियर होना चाहिए, एक ब्रांडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि आपका जो हेडलाइन है कि आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ये एकदम क्लियरली दिखाई देना चाहिए। अवॉइड डेंस पैराग्राफ, यूजेस बुलेट पॉइंट। इतना बड़ा पैराग्राफ मत लिखो, पैराग्राफ कोई भी नहीं पढ़ेगा आपका। आपका मेन फोकस, आपका रिज्यूम ऐसे बिल्ड होना चाहिए कि आगे वाले को समझ आना चाहिए कि इसने ये रोल के लिए अप्लाई किया है कुछ ही सेकंड में जब वो आपका रिज्यूम देखता है। एकदम इतना बड़ा पैराग्राफ लिखोगे तो आगे वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पैराग्राफ पढ़ते बैठे। सो उसको ऐसे डिजाइन, आपको जो पैराग्राफ में लिखना है वही उसको ऐसे डिजाइन करो ताकि वो एकदम सिंपल पॉइंट्स में हाईलाइट भी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट इन्फो इज अप टू डेट एंड प्रोफेशनल। आप जो आपका कॉन्टैक्ट इन्फो दे रहे हो वो इस हिसाब से दो कि वो, मतलब सपोज आपने आपका फोन नंबर दिया है तो वो या वही फोन नंबर दो जो आपका फोन नंबर चल रहा हो, जो इन यूज हो। ठीक है। इंक्लूड्स लिंक टू पोर्टफोलियो और लिंक्डइन। आपके रिज्यूम में ऐसे लिंक ऐड करो, आपके रिज्यूम में जो भी आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, लिंक्डइन से रिलेटेड हो, सारे लिंक्स आप आपके रिज्यूम में ऐड करो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अवॉइड पर्सनल डिटेल्स। आपकी एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका फोटो। ठीक है, फोटो तो ठीक है, फोटो इंक्लूड कर सकते हैं रिज्यूम में, लेकिन आपकी एज क्या है, आपका मैटरनल स्टेटस क्या है, ये सब आपने अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को यूजलेस होती है। सो नेक्स्ट इज यूजेस कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रू आउट। एक ही फॉर्मेट आपको पूरे रिज्यूम में एक ही फॉर्मेट यूज करना है, फॉन्ट बदल बदल के या फिर एकदम दार्जिलिंग में ही बनाना है उसे। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स इफिशिएंटली। आपकी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, जो भी इंटरपर्सनल एबिलिटीज और टेक्निकल एक्सपर्टाइजमेंट होगा वो आपने डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। शोज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनिशिएटिव्स। मतलब एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से आपका कंट्रीब्यूशन या फिर आपकी जो सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स है, जो आप प्रोएक्टिव कंट्रीब्यूशन जो आप करते हो या फिर जो आप इनोवेशंस करते हो वो आप वहाँ पे ये करो, हाईलाइट करो या फिर फोकस करो उस चीज़ों पे। ठीक है। अवॉइड जैरगॉन्स और यूजलेस रोल स्पेसिफिक। मतलब अगर आप सपोज आपको रोल के लिए अप्लाई करना है तो आप वो चीज अवॉइड करके अपने ही मन से अप्लाई मत करो, यूजलेस चीजें उसमें इंक्लूड मत करो। एटीएस फ्रेंडली, नो इमेजेस, चार्ट्स और हेडर इन वर्ड फॉर्मेट। एटीएस फ्रेंडली मतलब क्या? एप्लीकेशन ट्रैकर सिस्टम को वो ट्रेलर्ड होना चाहिए। मतलब आपका जो रिज्यूम है वो एप्लीकेशन ट्रैकर फ्रेंडली होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि हमारा रिज्यूम स्पेसिफिक जॉब के लिए हम कैसा ट्रेलर करें। एक सपोज आप एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस जॉब के लिए आपका रिज्यूमे कैसे टेलर करना चाहिए, कैसे बिल्ड करना चाहिए, रिज्यूम को कैसे डिजाइन करना चाहिए और क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाहिए वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। अभी देखो, रिसर्च द कंपनीज मिशंस एंड वैल्यूज। मतलब एम्प्लॉयर को समझो, कंपनी की जो मिशन है, कंपनी का जो मिशन है, उसका जो वैल्यू है, जो कंपनी का कल्चर है और जो कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रिसेंट न्यूज कंपनीज की चल रही है,
उसका रिसर्च करो और उस हिसाब से अपना रिज्यूम को ट्रेलर करो। नेक्स्ट, अलाइन योर achievements with the job's goal. Reflect how your achievement supports the company's objectives. आपकी जो अचीवमेंट्स है, ऐसे अचीवमेंट्स इंक्लूड करो, आपको कंपनी का मिशन और गोल पता चल गया, उसके बाद आपके ऐसे अचीवमेंट्स या फिर गोल या फिर आपके जो भी आपका आपने जो भी अचीव किया है वो इस हिसाब से डिजाइन करो कि जो आप डिजाइन कर रहे हो वो कंपनी को सपोर्ट हो, मतलब आपका कंपनी को सपोर्ट हो, एक अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिले आपको हायर करने के लिए। नेक्स्ट, हाईलाइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लिस्टेड इन जॉब पोस्टिंग। अब जॉब पोस्टिंग में सब कुछ दिया रहता है, किस चीज के लिए हायर कर रहे हैं, किस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, किस अपॉर्चुनिटी के लिए हायर कर रहे हैं, कितना सैलरी पैकेज होगा, सैलरी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। तो देखो कि वो किन 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 चीजों के लिए, वो किन किन चीजों को जानना चाह रहे हैं और उस हिसाब से आप अपने, आपको जो पता है, आप जो जानते हो, आपने जो स्टडी किया है, वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज उस हिसाब से लिस्ट करो। नेक्स्ट, एम्फसाइज इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को एम्फसाइज करो, उस पर फोकस करो। मीन्स व्हाट, showcase domain knowledge that matches the industries, companies और industries sector। आपका जो डोमेन नॉलेज है वो स्पेसिफिक है क्या इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सेक्टर के लिए आपका नॉलेज मैच हो रहा है क्या, इस रिगार्डिंग भी आप आपका रिज्यूम ट्रेलर कर सकते हो। नेक्स्ट, रीऑर्डर बुलेट पॉइंट्स टू मैच जॉब प्रॉपर्टीज प्रायोरिटीज। मीन्स व्हाट, आपके जो बुलेट पॉइंट्स है वो जॉब के प्रायोरिटी के हिसाब से करो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर जॉब जावा डेवलपर के लिए हो तो पहले आप जावा के रिगार्डिंग ही आपके पॉइंट्स मैच करो। नेक्स्ट, अगर आपको फिर पाइथन भी आता है या जो भी लैंग्वेजेस आती है आप फिर उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, use job title variations if they match the posting। job title variations ऐसे मैच करो, मीन्स आपके जो जॉब टाइटल्स होते हैं रिज्यूम के वो इस हिसाब से मैनेज करो या इस हिसाब से मैच करो कि वो आपकी जॉब पोस्टिंग के लिए या जो रोल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसको मैच हो। नेक्स्ट, शो हाउ यू आर शो हाउ यू हैव सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बिफोर। अगर जब आप कंपनी के मिशन, गोल्स, वैल्यूज, कल्चर्स या फिर उसके न्यूज, प्रोजेक्ट्स जो भी है, कंपटीटर्स, इन सब के बारे में जान लेते हो, उसके बाद आप ये भी बता सकते हो, ये भी डिस्क्राइब कर सकते हो रिज्यूमे कि आपने सिमिलर प्रॉब्लम्स जो उनको हुई है उनको कैसे सॉल्व किए हो, ये भी आप ट्रेलर कर सकते हो। अवॉइड इररिलेवेंट एक्सपीरियंस फॉर दिस रोल। सपोज आपके पास, आप डेवलपर, फॉर एग्जांपल आप डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको बीपीओ का एक्सपीरियंस है, बैक ऑफिस का, सो उसको एलिमिनेट कर दो, उसको इंक्लूड भी मत करो क्योंकि वो एक्सट्रीम इररिलेवेंट हो जाएगा उस रोल के लिए। ओके, सो इस हिसाब से आप आपके रिज्यूम ट्रेलर कर सकते हो। नेक्स्ट, अपडेट प्रोजेक्ट एग्जांपल्स टू रिफ्लेक्ट करंट रोल डिमांड्स। आप जो रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस रिगार्डिंग आपके प्रोजेक्ट्स होंगे तो उस हिसाब से उसको ट्रेलर करो या उस हिसाब से उसको अपडेट करके रखो ताकि आपके हायरिंग के चांसेस थ्रू रिज्यूम बढ़ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड रिज्यूम और बैड रिज्यूम के क्या मतलब गुड रिज्यूम कैसे होना चाहिए और बैड रिज्यूम में क्या क्या इंक्लूड होता है और गुड रिज्यूम में क्या क्या इंक्लूड होता है ये देखते हैं। देखो पहले बैड रिज्यूम में क्या इंक्लूड होता है, इफ फॉर्मेट हम देखा जाए तो डेंस पैराग्राफ्स होते हैं, पुअर लेआउट होता है। अगर बैड रिज्यूम का फॉर्मेट देखा जाए तो कैसा होता है, डेंस पैराग्राफ होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं रिज्यूम में जो कि एकदम यूजलेस, समझने के लिए भी यूजलेस है, देखने के लिए भी, मतलब हम देखकर ही वो रिज्यूम साइड में रख देंगे, ये इतना कौन पढ़ेगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो गुड रिज्यूम में क्या होगा, क्लियर हेडिंग्स होंगी, बुलेट पॉइंट्स होंगे और कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होगी।
फॉर्मेटिंग एकदम इस हिसाब से होंगी कि आगे वाले को देखने के बाद उसकी आंखें वो चीजों पे स्टक हो जानी चाहिए। अभी देखो बैड रिज्यूम में जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेंगे, एकदम इररिलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे, हैंडल टास्क ये सब नहीं डालना है। ओके, गुड रिज्यूम में देखो एक्शन ड्रिवन स्टेटमेंट विद स्पेसिफिक रिजल्ट, मैंने ये एक्शन परफॉर्म की, मैंने ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया और इसका ये मेरे को अचीवमेंट्स है या फिर ये मेरे रिजल्ट है, बस इस हिसाब से डालना है आपको। ऐसा नहीं डालना है मैंने ये टास्क आई हैव हैंडल्ड टास्क देन आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नहीं, ये सब एकदम दिखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए या फिर इम्प्रेशन के लिए एकदम बैड है। ठीक है, नो नंबर्स और मेजरेबल इम्पैक्ट, मैट्रिक्स देखो क्या है बैड रिज्यूम का, नो नंबर्स, कोई नंबर ऑफ ये नहीं है आपके पास, ना अचीवमेंट्स ना कुछ, और एकदम मेजरेबल इम्पैक्ट है। लेकिन गुड रिज्यूम देखो क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स, आपके जो भी रिजल्ट्स है वो एकदम क्वांटिफाइबल है, मतलब आपके रिजल्ट्स गिने चुने हैं और एकदम क्या बोलते हैं उसको, आगे वाले के मन को भाने जैसे है। नेक्स्ट, समरी ऑब्जेक्टिव्स, बैड रिज्यूम के समरी ऑब्जेक्टिव्स करेंगे जेनेरिक और मिसिंग, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, कुछ वर्ड्स मिसिंग, या फिर आपका जेनेरिक क्लियरिटी नहीं होना, फॉन्ट ठीक से नहीं होना, स्पेसिंग नहीं होना, अलाइनमेंट नहीं होना, ये आपके बैड रिज्यूम के एक ये है। और गुड रिज्यूम का देखो, गुड रिज्यूम कैसे होता है, कस्टमाइज टू रोल एंड एम्प्लॉयर्स नीड्स, बस रिज्यूम इसके हिसाब से चाहिए कि आगे वाले के मन को अपने हाथ में लाना है। ठीक है, रिज्यूम देखते बराबर उसकी आंखें वो रिज्यूम पे बैठ जानी चाहिए, ना कि वो अपना रिज्यूम साइड में रख के किसी और का रिज्यूम ले या फिर उस पर फोकस करे। तो वो रोल के ऊपर हम कस्टमाइज होना चाहिए जो रोल इंडस्ट्री को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, और एम्प्लॉयर्स की नीड के हिसाब से हमने वो रिज्यूम ट्रेलर करना चाहिए या फिर डिजाइन करना चाहिए। देखो बैड रिज्यूम में क्या कीवर्ड्स होते हैं, लैक रिलेवेंट कीवर्ड्स फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड्स यूज करना चाहिए। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो तो रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये बैड रिज्यूम का एक बैड रिज्यूम की एक ये है एग्जांपल कि हमारे रिज्यूम में इररिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। गुड रिज्यूम में देखो क्या होता है कि ऑप्टिमाइज्ड होता है, रोल स्पेसिफिक और एटीएस फ्रेंडली होता है। जैसे ही एप्लीकेशन ट्रैकर को आपका रिज्यूम मिल रहा है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको ये कर रहा है, मैच कर रहा है, तो आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म देखो बैड रिज्यूम का क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फॉन्ट फ्लैग होता है, कहीं बड़ा कहीं छोटा या फिर कहीं कैलिब्री या फिर कहीं टाइम्स न्यू रोमन, ऐसे अलग अलग फॉन्ट यूज किए जाते हैं बैड रिज्यूम में। गुड रिज्यूम में देखो एरर फ्री होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होता है, प्रॉपरली अलाइन होता है विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री के हिसाब से वो अलाइन होता है, पॉलिश्ड होता है, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है उसमें, कोई एरर्स नहीं होते हैं। ये हुआ फिर गुड रिज्यूम और बैड रिज्यूम। बैड रिज्यूम में इतना सब इंक्लूड होता है तो ये हमने नहीं इंक्लूड करना चाहिए। Just check here that you should not include these all things in your resume, so it might be bad. You should include the right side all things in your resume. You should take care of this so that your resume gets shortlisted at first. Okay, next अभी हम देखते हैं कॉमन रिज्यूम मिस्टेक्स टू अवॉइड, हमने ऐसे कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड नहीं हो रहा हो। सो हमने कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए। पहले देखो, यूज जेनेरिक वन साइज फिट्स और रिज्यूम, फेल टू टारगेट द स्पेसिफिक रोल और एम्प्लॉयर। हमने क्या चीज पे फोकस करना चाहिए, हमारा स्पेसिफिक रोल, जो कंपनी हायर कर रही है वही रोल पे टारगेट होना चाहिए, वही स्पेसिफिक रोल पे या फिर वही एम्प्लॉयर पे टारगेट रहा
तो हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर नहीं रहा तो नहीं होंगे, ठीक है। सो यू शुड अवॉइड दिस। नेक्स्ट, लिस्टिंग जॉब ड्यूटीज इंस्टेड ऑफ अकम्प्लिशमेंट। आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अचीवमेंट्स फोकस करनी चाहिए, ठीक है। आपके अकम्प्लिशमेंट्स या फिर आपके अचीवमेंट्स आपने फोकस करना चाहिए, ना कि आपकी ड्यूटीज। ठीक है, आपकी ड्यूटीज आप डालो कि मैंने इतना इतना ये वर्क किया है, लेकिन इट माइट बी लिटिल बिट, छोटा सा रखो एकदम कॉर्नर में, जो ना भी पढ़े तो कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। लेकिन आपके अकम्प्लिशमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स ऐसे हाईलाइट करो ताकि वो आगे वाले के लिए हम एक एग्जाम्पल बन जाए या फिर वो हमको हायर कर ले। नेक्स्ट, नो यूज ऑफ मैट्रिक्स और डेटा, lacks quantifiable proof for your impact or success। आपकी जो डेटा है या फिर आपका जो आपकी जो मैट्रिक्स है, उसके लिए आपके पास एक क्वांटिफाइबल प्रूफ होना चाहिए। बस बातें नहीं करनी है, बस कुछ भी लिखते नहीं जाना है रिज्यूम में। अगर आपने वो सही में अचीव किया है, आपके पास वो सही में है, तो ही आपने ऐड करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ चीजें नहीं होती है, स्टिल आप क्या करते हो, वो रिज्यूम में ऐड कर देते हो। अब आप वो रिज्यूम में ऐड तो कर देते हो, लेकिन बाद में जब आपको पूछा जाता है उससे रिलेटेड, तो आपके पास वो चीज नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या होता है, एक कंसेप्शन क्रिएट होता है या फिर एक बैड इम्पैक्ट गिरता है, ठीक है। फोर्थ देखो, यूजिंग वैल्यू और possessive language, phrase like assisted with this task, responsible for this task, ऐसे phrases यूज नहीं करना है। ये क्या शो करता है, ये आपका मीन्स रिजल्ट नहीं शो करता, ये आपकी ओनरशिप नहीं शो करता। ये क्या शो करता, बस कि आपको कुछ तो लिखना है और आपने लिख दिया, ठीक है, एकदम पॉजेसिव लैंग्वेज। तो ये आपने अवॉइड करना चाहिए। पुअर फॉर्मेटिंग एंड विजुअल क्लटर, आपकी फॉर्मेटिंग कैसी होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए, अलाइनमेंट के साथ, फॉन्ट, टेक्स्ट, साइज, सब कुछ एकदम सही से होना चाहिए, एकदम सही से अलाइन होना चाहिए, ताकि एटीएस सिस्टम कंफ्यूज ना हो। जब आपका रिज्यूम ट्रैक होता है, वो पहले एटीएस सिस्टम के अंदर जाता है। आप जैसे ही अप्लाई करते हो, आपका रिज्यूम एटीएस सिस्टम के अंदर जाता है। एटीएस सिस्टम मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। वो सिस्टम के अंदर आपका रिज्यूम जाता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन होता है या फिर मैच होता है। सपोज इफ आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा हो तो आपका रिज्यूम फॉरवर्ड होता है, कहाँ, हायरिंग प्रोसेस के अंदर। और अगर नहीं हो रहा हो तो आपका रिज्यूम क्या होता है, बाहर निकाले जाता है, ठीक है। आपने पहले देखना चाहिए कि आपका रिज्यूम दिखने में कैसा है, एटीएस फ्रेंडली है या नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दे इंस्टेंटली डैमेजेस योर क्रेडिटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म। आपका प्रोफेशनलिज्म या क्रेडिटेबिलिटी वो डायरेक्ट डैमेज कर देते हैं अगर आपके रिज्यूम में स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर्स मिले तो, ठीक है। तो ये आपने अवॉइड करना चाहिए। लैक ऑफ इररिलेवेंट कीवर्ड्स फॉर एटीएस, आपने क्या करना चाहिए, जो कीवर्ड्स एकदम इररिलेवेंट है वो ऐड नहीं करना चाहिए। मीन्स व्हाट, इट रिड्यूसेस योर चांसेस फॉर मेकिंग इट फास्ट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर फिल्टर। मतलब आपका जो एटीएस का फिल्टरिंग सिस्टम है, एटीएस का फिल्टरिंग सिस्टम है, वो फिल्टरिंग सिस्टम क्या करता है, अगर आपने इररिलेवेंट कीवर्ड्स ऐड किए तो वो मैचिंग के लिए कंफ्यूज होता है। मैचिंग के लिए कंफ्यूज होने के बाद आपके जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो आपने आपके रिज्यूम में ये सारी गलतियां, जब आप अपना रिज्यूम बना रहे हो तो ये सारी गलतियां आपने अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी विल सी। अभी हमने देखी कि हमारे रिज्यूम में ये नहीं होना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि हमारे रिज्यूम में क्या होना चाहिए। Resume must have. What your resume must have? Resume must have professional contact information. आपके रिज्यूम में प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब क्या कि आपका फुल नेम होना चाहिए, कि आपका नाम क्या है, ताकि लेटर वो आपके डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए इजी हो। ठीक है, फोन नंबर, आपका जो फोन नंबर नीड हो, जो ऑनगोइंग हो, उस वही आपको देना है। प्रोफेशनल ईमेल आईडी देना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम का ईमेल आईडी हो वो आप दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल लिंक्स ऐड करने चाहिए फॉर कॉन्टैक्ट और फॉर योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो दिखाने के लिए भी आप अपना लिंक्डइन यूज कर सकते हो, गिटहब यूज कर सकते हो, अगर आप उस चीज के लिए एप्लीकेबल हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कस्टमाइज समरी और करियर ऑब्जेक्टिव। आपके रिज्यूम में आपका एकदम प्रॉपर 2 to 3 या फिर 3 to 4 लाइन्स का एक करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो वो रोल को ट्रेलर कर रहा हो और आपके पोजीशन को या फिर गोल्स को हाईलाइट कर रहा हो। ठीक है, ऐसा छोटा सा आपका कस्टमाइज समरी होना चाहिए आपके रिज्यूम में, या फिर करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस विथ स्टार फॉर्मेट बुलेट पॉइंट्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपने एक स्टार फॉर्मेट में, स्टार फॉर्मेट मतलब क्या, आपने आपके बुलेट पॉइंट्स में वो उसको दिखाना चाहिए, लिखना चाहिए कि पहले आपकी सिचुएशन क्या थी, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ये आपने बताना चाहिए इन योर बुलेट पॉइंट्स। ये होता है स्टार फॉर्मेट। अगर सपोज आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप आपके अचीवमेंट, इम्पैक्ट एंड रिलीवेंस पे भी फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन कैसे लिखना चाहिए, हमने हमने पहले तो अपने डिग्री डिग्री कौन सी है वो लिखना चाहिए, इंस्टीट्यूट नेम लिखना चाहिए और ग्रेजुएशन ईयर लिखना चाहिए। और उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, आपका जीपीए इंक्लूड करना चाहिए कि रियली आपका जीपीए कितना है। ठीक है, कोई कोई कंपनीज में क्या होता है, फॉर फ्रेशर्स जीपीए बहुत मैटर करता है। जीपीए बहुत मैटर करता है तो कैसे करता है, उन लोगों का क्राइटेरिया होता है कि आपको डिग्री में 70 अबव चाहिए या फिर 7 अबव जीपीए चाहिए, 12th में 70 अबव या 80 अबव चाहिए, 10th में 80 अबव चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया होता है। तो फिर उन लोगों को क्या होता है, वो ट्रैकिंग सिस्टम से ही आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। अगर आपका आप वो सारे क्राइटेरिया के लिए सेटिस्फाइड हो, अगर वो सारे क्राइटेरिया में बैठ रहे हो, तो आपका रिज्यूम ऑटोमेटिक शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। देखो अभी नेक्स्ट क्या है, की स्किल्स रिलेवेंट टू द टारगेट रोल। आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है, हार्ड स्किल्स है, वो आपके रोल्स के हिसाब से या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अलाइन होने चाहिए। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास सर्टिफिकेट या लाइसेंस है, जैसे AWS सर्टिफिकेशन, जावा और एप्पल सर्टिफिकेशन, CPA सर्टिफिकेशन, अगर सर्टिफिकेशन है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो रिज्यूम में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने आपके स्किल्स और सर्टिफिकेशन हाईलाइट करने चाहिए। रिलेवेंट प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियोज। आपने रिलेवेंट प्रोजेक्ट, आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट समरीज इन शॉर्ट एंड बट स्वीट लैंग्वेज में आपने उसको इंक्लूड करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो साइट इंक्लूड करना चाहिए, गिटहब साइट्स इंक्लूड करना चाहिए। ओके, ये सब इंक्लूड करने के बाद आपने कितना काम किया है, आप किस चीज के लिए कंफर्टेबल हो, आप किस डोमेन में काम कर सकते हो, ये सब चेक किया जाएगा। अवार्ड्स, ऑनर्स और रिकॉग्निशंस, आप कितने, अपने कितने अवार्ड्स विन किए हो, ये सब आप आपकी पोजीशंस डिफाइन करता है इससे,
कि आप किस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये सब चीजें आपने आपके रिज्यूम में ऐड करना चाहिए, इसके ऊपर आपने वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग कवर लेटर। हमारा कवर लेटर कैसे होना चाहिए? पहले तो उसमें पर्सनलाइज ग्रीटिंग होना चाहिए। अवॉइड जेनेरिक टू whom it may concern। पर्सनलाइज ग्रीटिंग मतलब क्या? हमने ऐसा लिखना चाहिए, डियर हायरिंग टीम। और डियर अगर आपको आगे वाले का नाम पता हो, हायरिंग जो हायर कर रहा है उसका नाम पता हो, तो आपने ऐसा लिखना चाहिए। जब हम टू लिखते हैं उसके नीचे आपने लिखना चाहिए डियर हायरिंग टीम या फिर डियर आगे वाले का नाम। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने ऐसा लिखा टू whom it may conquer, तो ये बैड इम्पैक्ट देता है। टू whom it may conquer मतलब क्या? आप स्टार्टिंग से ही आगे वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट कीप इट कंसाइज 3-4 शॉर्ट पैराग्राफ। उसको इतना स्ट्रक्चर्ड रखो, उसकी लेंथ इतनी ही रखो ताकि वो 3 to 4 पैराग्राफ्स हो और एकदम फोकस्ड पैराग्राफ्स। ठीक है, वो भी कैसे? क्लीन, नीट और प्रोफेशनल लेआउट में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट विथ अ कंपेलिंग ओपनिंग टू ग्रैब अटेंशन। आपकी ओपनिंग कैसे होना चाहिए? एकदम एंगेजिंग ओपनिंग होना चाहिए। ऐसे हुक्स के साथ स्टार्ट करो। व्हाई दिस रोल एंड कंपनी, व्हाई नाउ, मेंशन अ रेफरल इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास 1000 रेफरल है तो वो रेफरल को आप मेंशन करो। और स्टार्टिंग ऐसी करो ताकि आगे वाले का आप अटेंशन ग्रैब कर सको, उसको अपने इसमें अपने रिज्यूम में ऑफर कवर लेटर में उसको एंगेज कर सको। नेक्स्ट हाईलाइट रिलेवेंट अचीवमेंट्स विद स्पेसिफिक एग्जांपल। रिलेवेंट अचीवमेंट जो भी होंगे आपकी जो भी अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस होंगे उसको शोकेस करो। इसको शोकेस करने के बाद एक एग्जांपल से उसको एक मेजरेबल रिजल्ट तक कैसे आया वो वहां पे बता। एड्रेस कंपनीज वैल्यूज और कल्चर फिट। कंपनी फिट मतलब क्या? समझो कंपनी की वैल्यूज क्या है, मिशन क्या है, कल्चर क्या है, ये सबको समझो और उस हिसाब से आपका फॉर्मेट अलाइन करो। मेंशन व्हाट एग्जिस्ट यू, मीन्स आपको क्या अच्छा अच्छे से ये कंपनी में आपको सिलेक्ट करने के लिए आप क्यों सिलेक्ट हो रहे हो, क्यों आपको आगे वाले ने सिलेक्ट करना चाहिए, ये आप मेंशन करो कि मेरे पास ये स्किल्स है। और आपके जॉब मीन्स आगे वाले के जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही स्किल्स है। सो मैं ये रोल के लिए एप्लीकेबल हूँ या मैं ये रोल के लिए हायर किया जा सकता हूँ। यूज कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव लैंग्वेज। आपकी टोन और लैंग्वेज कैसे होना चाहिए? कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल और पॉजिटिव होना चाहिए। कंपनीज टोन और फॉर्मल फॉर कॉर्पोरेट, मोर क्रिएटिव फॉर स्टार्टअप्स। आपकी टोन आप जैसे चीजें अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आपकी टोन होना चाहिए। अवॉइड रिपीटिंग योर रिज्यूम वर्बेटिम। वर्बेटिम का रिज्यूम रिपीट नहीं करो। अगर आप रिज्यूम रिपीट कर रहे हो तो देखो भी कि अगर वो रिज्यूम रिपीट कर रहे हो तो जो रिज्यूम आपने बनाया है, जो रोल के लिए बनाया है, वही रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं। क्लोज विथ अ क्लियर कॉल टू एक्शन। एग्जाम्पल रिक्वेस्ट इंटरव्यू। आपका क्लियर क्लोजिंग होना चाहिए। कैसे? एंड विथ अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन सच एज। अभी देखो कैसे एंड करना चाहिए आपने। I did welcome the opportunity to discuss how my experience aligns with your goals. मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ या करने जा रहा हूँ कि मेरे अपॉर्चुनिटीज, मेरा एक्सपीरियंस या अपॉर्चुनिटी या फिर आपके कंपनी के गोल के लिए कैसा
अलाइन कर रहा है, आपकी एबिलिटीज आपके इंटरव्यू में मेंशन करो। फाइनल अभी देखो नेक्स्ट क्या है कि अपना प्रूफ केयरफुल फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। केयरफुल रहो कि आपके रिज्यूम में या कवर लेटर में नो स्पेलिंग मिस्टेक चाहिए, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक चाहिए, नो फॉर्मेटिंग एरर चाहिए। ठीक है, मैच टोन टू दी कंपनीज स्टाइल। आपके कंपनी के स्टाइल के हिसाब से आपकी टोन मैच होनी चाहिए। एक्सट्रीम फॉर्मल एंड क्रिएटिव। इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फो एंड अवेलेबिलिटी। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो और जो भी जहाँ से भी आप अवेलेबल हो सकते हो वो चीज वहाँ इंक्लूड करो। नेक्स्ट देखो कवर लेटर में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये देखते हैं हम। इंक्लूड करना चाहिए, रिसर्च दी कंपनी। हमने कवर लेटर बनाते टाइम टाइम क्या देखना चाहिए, कंपनी के लिए रिसर्च करना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको मिशन, कल्चर, उसके रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस जो भी है पास्ट का, वो कंपिटिटर्स जो प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है वो, ये सब हमने रिसर्च करना चाहिए। हाईलाइट 1 to 2 की अचीवमेंट्स। हमने 1 to 2 की अचीवमेंट जो कंपनी के रिलेवेंट है वो वहाँ पे शोकेस करने चाहिए। यूज कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल लैंग्वेज। आपने ऐसा इंथुजियाज्म दिखाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए उसमें, बस ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाओ जो आपका सही में कॉन्फिडेंस ही दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस के चक्कर में एरोगेंस नहीं दिखाना है। प्रोफेशनल लैंग्वेज या फिर प्रोफेशनल टोन आपको यूज करना है। फिर डोंट्स में क्या क्या नहीं करना चाहिए। सेम रिज्यूम बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। जेनेरिक टेम्पलेट को यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि आप लिखते टाइम एक स्टार्टिंग में कैसे रिस्पेक्ट से लिखना चाहिए। हायरिंग मैनेजर्स या फिर डियर हायरिंग मैनेजर्स, या फिर अगर आपको उनका नाम पता हो तो उनका नाम, नहीं तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए हु में कॉन्कर एंड ऑल। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, मतलब ये डोंट्स में आता है। मेक इट मेक इट अबाउट यू। आई वॉन्ट दिस रोल टू लर्न। आपका जो कवर लेटर है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब आप उनके लिए क्या कर सकते हैं ये बताना चाहिए। हमें उन पे फोकस करना चाहिए कि मैं आपको ये दे सकता, मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकता, ना कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे ये लर्न करना है, मुझे ये रोल से लर्न करना है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये डोंट में इंक्लूड होगा, तो ये सब चीजें कवर लेटर में इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट अभी देखो फाइनल टेक अवेज क्या है, कि आपने ये सब कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको पता चल गया। अभी फाइनल टेक अवे देखते हैं क्या है। टेलर एवरी रिज्यूम एंड कवर लेटर फॉर ईच एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन के लिए आपके पास उस कंपनी से अलाइन एक रिज्यूम कवर लेटर होना चाहिए। अवॉइड कॉमन रिज्यूम एंड कवर लेटर मिस्टेक्स। जो भी कॉमन रिज्यूम है आपका, जो भी मैंने बताई कि कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स है, मिस्टेक्स है जो अवॉइड करना चाहिए, और कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो कवर लेटर डिजाइन करते टाइम अवॉइड करना चाहिए, तो वो आपने अवॉइड करके ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट, इंश्योर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेटेजिक फोकस इन योर राइटिंग। आपके राइटिंग में पूरी श्योरिटी होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस से लिख रहे हो और क्लैरिटी दे रहे हो। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक फोकस होना चाहिए आपके रिज्यूम में, कि कहीं से भी पढ़े तो उनके कंपनी के गोल के हिसाब से ही आपका रिज्यूम डिजाइन किया गया है। प्रायोरिटाइज रिलेवेंट अचीवमेंट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी अचीवमेंट्स फोकस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं किए तो भी चलेगा।
ऑप्टिमाइज फॉर एटीएस विद टारगेटेड कीवर्ड। आपका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। एटीएस फ्रेंडली होने के बाद आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो टारगेटेड कीवर्ड्स है, जो चीजें टारगेट की गई है, आपके रिज्यूम में भी उनको ऑप्टिमाइज करो, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। कीप फॉर्मेटिंग क्लीन एंड इजी टू रीड। मतलब बहुत ऐसा बहुत सारा कुछ इंक्लूड मत करो, सिंगल पेज रिज्यूमे रखो। और सिंगल पेज रिज्यूमे रखने के बाद उसमें इतना ही बताओ जितना नेसेसरी हो। फालतू की इररिलेवेंट चीजें रिज्यूम में ऐड मत करो। ओके, सो अभी देखते हैं एक फ्रेज छोटा सा, अ ग्रेट रिज्यूम गेट्स यू नोटिस्ड। आपका अगर एक ऐसा रिज्यूम है, ग्रेट रिज्यूम है, वो आपको नोटिस कराएगा कि ये इंसान आपके पास से आपके पास आ चुका है। लेकिन ट्रेलर्ड वन गेट्स यू शॉर्टलिस्टेड। जो आपका ट्रेलर्ड रिज्यूमे रहेगा, जो मैं आपको जो भी मैंने आपको बताया है पीछे स्लाइड्स में भी, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर उस हिसाब से रहा तो इट विल गेट द chances of your shortlisting. So thank you everyone for listening it patiently.